नमस्कार, एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नीतीश कुमार की सरकार गठन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सरोज दुबे और अन्य की जनहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन की खंडपीठ सुनवाई करेगी। जनहित याचिकाओं में यह कहा गया कि राज्यपाल ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया। सरकार गठन के लिए उन्होंने विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित नहीं किया। हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी होंगी। बिहार की नई सरकार के नए मंत्री आज से अपना कार्यभार संभालेंगे। सुशील मोदी, विनोद नारायण झा, मंगल पांडे, सुरेश शर्मा समेत तमाम मंत्री अपने अपने विभागों का कार्यभार आज से संभालेंगे। भुवनेश्वर में बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वाले लोगों में से अधिकतर किसान थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त किसान अपने धान के खेत में काम कर रहे थे। इस हादसे के बाद पूरे भुवनेश्वर में शोक का माहौल बना हुआ है। पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र के बरकत का अखाड़ा मोहल्ला स्थित एक चप्पल के कारखाने में भीषण आग लग गई। इस आग में लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए नई कृषि कनेक्शन नीति 2017 का ऐलान किया। नई कनेक्शन नीति में बीपीएल, लघु, सीमांत और नहरी तंत्र के नजदीक रहने वाले किसानों को भी सरकार ने कनेक्शन देने की घोषणा की है। गोवंश संरक्षण में राजस्थान काफी आगे रहा है। सरचार्ज लगाकर राज्य सरकार ने 161 करोड़ रुपए जुटाए हैं और स्टाम्प ड्यूटी पर 10% सेस लगाया है। यह अनुदान 1036 गौशालाओं को पहुंचाया गया है, जिसमें 5 लाख गायों के लिए चारे का बंदोबस्त होगा। राजस्थान के जालौर जिले में भारी बारिश और जवाई बांध के गेट खोलने के बाद कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। पुलिस, सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में लगी हुई है और लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन सांचौर के चितलवाना तहसील के कई गांव ऐसे हैं जहां जलभराव के चलते मदद नहीं पहुंच पा रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज गोरखपुर दंगे की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। इस मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आरोपी बनाने की मांग है। राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा भुगत रही नलिनी श्रीहरन के मद्रास हाईकोर्ट से 6 महीने की छुट्टी वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। नलिनी ने ये छुट्टी अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए मांगी है। ओडिशा हाईकोर्ट में आज सीएम नवीन पटनायक के खिलाफ चुनाव खर्च मामले पर सुनवाई होगी। बीजेपी नेता देवानंद महापात्र ने सीएम नवीन पटनायक पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने 2014 के चुनाव के बाद चुनाव आयोग को अपने चुनाव खर्च की गलत जानकारी दी थी। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस के 6 विधायक आज ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से अनबन होने के बाद इन विधायकों ने फैसला लिया। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन में दोपहर 12 बजे मुलाकात का वक्त मांझी को मिला है। बिहार में मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी सांसद आर के सिन्हा ने नाराजगी जताई है। आर के सिन्हा की नाराजगी कायस्थ समाज से किसी को मंत्री परिषद में जगह नहीं मिलने को लेकर है। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि गुजरात बाढ़ से जूझ रहा है। इस दौरान अहमद पटेल को राज्यसभा में भेजने के लिए कांग्रेस ने अपने 40 एमएलए को फ्लाइट से बेंगलुरु भेज दिया है। गुजरात कांग्रेस के विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि बीजेपी को गुजरात की बाढ़ की चिंता नहीं है, उसकी दिलचस्पी सिर्फ कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में है। इनकम टैक्स बढ़ने की तारीख 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। आईटी डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर ने इस बात की जानकारी दी। इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख आज ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 34वें संस्करण में कई अहम मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान उन्होंने 15 अगस्त की क्रांति, जीएसटी की अहमियत और वर्ल्ड कप में बेटियों के योगदान समेत कई विषयों पर बात की। पीएम मोदी ने जीएसटी को अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला बताया। पीएम ने कहा कि जीएसटी से ग्राहकों का कारोबारियों के प्रति भरोसा बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के तहाब इलाके में मुठभेड़ के दौरान सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है।
दिल्ली में 15 अगस्त से पहले हथियारों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया। हथियारों की तस्करी करने वाली महिला को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया कि हथियार दिल्ली एनसीआर के बड़े क्रिमिनल्स को सप्लाई होनी थी। औरंगाबाद पुलिस ने 3 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सभी को मदनपुर इलाके से पकड़ा गया। एसपी ने बताया कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे, लेकिन पहले ही इसकी खबर मिल गई। पटना में बीती रात जमकर हंगामा हुआ। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत में कई पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोग जख्मी हो गए। वैशाली के बिदुपुर में छापेमारी के दौरान एक घर से 7.5 क्विंटल गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। चलिए और अब बात कर लेते हैं सावन के चौथे सोमवार की। आज सावन का चौथा सोमवार है और शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। शिव मंदिरों में बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। कांवड़ियों के भी मंदिरों में आने का दौर जारी है। सतवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। ज्यादा बात कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं और तस्वीर भी कुछ आपको दिखा देते हैं किस तरह से आज सुबह से भक्त उमड़े हैं अपने इष्ट के, अपने आराध्य के दर्शनों के लिए। सतवीर, क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, मंदिरों में अभी तस्वीर ऐसी है कि श्रद्धा की जितनी बात की जाए उससे भी कम बात होगी, क्योंकि अभी हम झारखंड महादेव मंदिर में खड़े हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगा हुआ है और साथ ही अपने आराध्य देव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लगकर लोग यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धा का जो भाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही उन्हें उनका जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में जब सोमवार की बात आती है तो मंदिरों में भीड़ गई अपार यहाँ पर भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी किस तरीके से भगवान शिव की जो फूल माला पहला 4 सोमवार आज हैं और साथ ही 5वां सोमवार 7 तारीख को है, लेकिन रक्षाबंधन होने के कारण उस दिन ग्रहण की स्थिति रहेगी। इस कारण से आज का जो सोमवार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जो यहाँ पर पूजा अर्चना का जो दौर है वो यहाँ पर किया जा रहा है और साथ ही लोगों में भी काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूर दराज से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हैं और साथ ही किस तरह की पूजा अर्चना है उनसे अब कुछ यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी आई है जो पूजा अर्चना करने आई है, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए, आज पूजा अर्चना करने आई हो, कैसा माहौल, कैसा अच्छा लग रहा है आपको? यहाँ पे अभी सावन का सोमवार चल रहे तो इस वक्त बहुत भीड़ रहती है और अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे जब सब देखते हैं। आप हमेशा आते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना? हमेशा। आपको कैसा लग रहा है? आज चौथा सोमवार है, आज काफी महत्व वाली चीज है कि आज के दिन अगर पूजा अर्चना करेंगे तो मन्नतें पूरी होगी। हाँ, मानते तो ऐसे ही सब अच्छा लग रहा है। ये हमेशा यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना यहाँ पर करते हैं। आप बताइए भाई साहब, किस तरह की व्यवस्था की गई है मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को देखते हुए? सर, सुबह 4:30 बजे आरती होती है। आरती के बाद से सारी व्यवस्था होती है। बुजुर्गों के लिए अलग है, कावड़ वालों के लिए अलग है, लेडीजों के लिए अलग है और मंडल की तरफ से, हमारे भगत मंडल की तरफ से अलग है। सारी व्यवस्था है, किसी कोई परेशानी किसी तरह की। और पब्लिक, लाखों पब्लिक आती है हर सोमवार को। ये जो सेवादार हैं यहाँ पे मंदिर के, वो यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है ताकि श्रद्धालुओं को किस तरह की परेशानी ना आए। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो दौर है सुमित, ये आज पूरे दिन भर ऐसे ही चलेगा। लोग बाहर अभी भी लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब वो अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन यहाँ पर करेंगे और साथ ही उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर करेंगे। हाथ में मग लेकर, जग लेकर वो अपने आराध्य का जलाभिषेक यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि आज जो सावन का चौथा सोमवार है, इसलिए आज के दिन की काफ़ी महत्व यहाँ पर माना जाता है। क्योंकि आज अगर दिन पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है तो मन्नतें जो भी लोग यहाँ पर मांगते हैं उनकी पूरी होती है। ये इस मंदिर की जो मान्यता है। और मंदिर के बाहर का जो दृश्य है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा
कि मंदिर के बाहर भी लोग यहाँ पर जो आरती है वो यहाँ पर कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं और साथ ही शिव की जो आराधना है वो यहाँ पर की जा रही है और साथ ही पूजा पाठ यहाँ पर किया जा रहा है। लोग जो हैं वो अभी भी देखिए आप लाइनों में लगे हुए हैं और लाइनों में लगकर उनकी जो अपने बारी का जो इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी जो लोग हैं वो कतारों में लगे हुए हैं और ये जो लाइनें हैं ये मंदिर के बाहर तक लगी हुई है और यहाँ पर मंदिर प्रशासन की ओर से भी चाक-चौबंद व्यवस्था तो की गई है, साथ ही जो पुलिस प्रशासन है वो भी पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को यहाँ पर निर्वाह कर रहा है। जगह जगह पर जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर सारी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर संभाल रहे हैं। आप हमारे साथ पुजारी जी भी उनसे जान लेते हैं। वैसा आज का काफ़ी महत्व है, किस तरह देखते हैं आज के दिन पूजा अर्चना करने पर पूरी मन्नतें पूरी होती हैं? जी, यहाँ सभी आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आज श्रावण मास का चौथा सोमवार है और इस पे बिल्कुल यहाँ पर चौथा सोमवार है और उसकी पूजा अर्चना का जो दौर है वो जारी है। अभी भी यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और अपने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी सुमित। चलिए, शुक्रिया सतवीर तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो सावन महीने का चौथा सोमवार काफ़ी महत्व रखता है और श्रद्धालु लगातार सुबह से पहुंच रहे हैं अपने आराध्य के दर्शनों के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज दौरा करेंगी बाढ़ प्रभावित इलाकों का। जालौर में राहत बचाव कार्यों की मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगी। पाली सिरोही का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगी। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री राजे के रवाना होने का कार्यक्रम है। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का, बाढ़ प्रभावित जिलों का सर्वेक्षण करेंगी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। दौरा करेंगी और जायजा लेंगी कि क्या कुछ राहत के कार्य वहां पर किए जा रहे हैं। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री ने कल एक मीटिंग भी ली थी सीएमआर में और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और आपदा के कार्य तुरंत और बेहतर तरीके से किए जाए। और आज मुख्यमंत्री खुद दौरा करने के लिए निकलेंगी कि कहीं किसी तरह की कोई कोर कसर तो नहीं रह गई। राहत बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। पाली सिरोही का हवाई सर्वेक्षण करेंगी। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री रवाना होंगी। तो जालौर में राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण करेंगी। पाली सिरोही का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। कुछ अधिकारी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे तो उन्हें कुछ खास दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री दे सकती हैं। किसी तरह की कोई कोताही सरकार नहीं बरतना चाहती। बाबूलाल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बाबूलाल, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ ही देर में निकलेंगी, हवाई सर्वेक्षण करेंगी बाढ़ प्रभावित इलाकों का, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, मौसम के ऊपर निर्भर है सारी चीजें। अभी भी जयपुर का मौसम साफ नहीं है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, रिमझिम बारिश भी हो रही कई जगहों पर। लेकिन 9 बजे बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे निवास से रवाना होंगी और उसके बाद उनका सीधे जालौर जाने का कार्यक्रम है। पाली, सिरोही और बाड़मेर का वो हवाई सर्वेक्षण करेंगी, जबकि जालौर में वो अधिकारियों से रूबरू होंगी और जो बचाव और राहत कार्य चल रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं और लोगों को राहत देने के लिए जो कोशिश करी गई है उनकी वो समीक्षा करेगी, बैठक लेंगी और जानेंगी कि किस तरह से उनकी सरकार ने संकट की इस घड़ी में लोगों को राहत दी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है उनका और भले ही वो जा रही है लेकिन यहाँ जयपुर में भी अगर वो रहती हैं तो पूरा ध्यान रखती हैं कि कहाँ पर दिक्कत आई हुई, कहाँ परेशानी है। लगातार वो संपर्क में तमाम अधिकारियों से और जो मंत्री उन जिलों में जो मोर्चा संभाले हुए हैं बचाव एवं राहत कार्यों का, तो उनसे भी वो बराबर फीडबैक ले रही है। और आज जो है वो फिर से जा रही हैं। परसों गई थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लेकिन मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया था। पाली और सिरोही जिलों का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण जरूर किया लेकिन उनका जो हेलीकॉप्टर वो लैंड नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से उनको बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा था। आज फिर वो जा रही हैं। हालांकि अभी भी मौसम जो है कोई जयपुर का साफ नहीं है और वो कितने बजे रवाना होंगी, सारी चीजें जो है मौसम के ऊपर निर्भर करेगी। बिल्कुल बाबूलाल, सारी चीजें मौसम के ऊपर तो निर्भर करेंगी, लेकिन बाबूलाल मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चिंतित हैं और एक प्रतिबद्ध हैं आम जनता की सुरक्षा को लेकर, उनको किसी तरह की समस्या ना आए इसको लेकर। कल मुख्यमंत्री ने सीएमआर में एक मीटिंग भी ली थी अधिकारियों के साथ, उनको खास दिशा निर्देश भी दिए थे। मंत्री भी मौजूद हैं अपने अपने इलाकों में, वहां पर लगातार जायजा ले रहे हैं, मुख्यमंत्री को फीडबैक दे रहे हैं। क्या अब इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कुछ अधिकारी कर्मचारी भी रहेंगे और उनको कुछ खास दिशा निर्देश दे सकते हैं मुख्यमंत्री?
आला अधिकारी सरकार के वो भी उनके साथ रहेंगे और लगातार रोजाना बैठक कर रही हैं। हर वक्त वो संपर्क में हैं और जो जिला कलेक्टर हैं उनसे लगातार संपर्क उनका बना हुआ है, लगातार फीडबैक आ रहा है और जो बचाव और राहत कार्यों के लिए जितने भी जरूरी संसाधनों की जरूरत पड़ रही है इन जिलों में वो तमाम झोंक दिए गए हैं। सरकार ने किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं बरती है। यही वजह है कि आम जनता की ओर से सरकार का शुक्रिया भी अदा किया गया। कई जगह पर स्वयंसेवी संगठनों को लगा दिया गया है। बाबूलाल, तमाम जानकारी के लिए बाबूलाल मेरे सहयोगी बता रहे थे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ ही देर में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरा करने के लिए निकलेंगी, लेकिन ये अगर मौसम ठीक रहता है तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, कुछ जिलों का दौरा करेंगी और अधिकारियों को खास दिशा निर्देश देंगी, देखेंगी कि लोगों को कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार के सरकार गठन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सरोज दुबे और अन्य की जनहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन की खंडपीठ सुनवाई करेगी। जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि राज्यपाल ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया। सरकार गठन के लिए उन्होंने विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित नहीं किया। तो पटना हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। सरकार गठन के लिए बड़ी पार्टी को न्योता नहीं मिला, इस बात को लेकर सुनवाई आज होगी। नीतीश सरकार के गठन को चुनौती दी गई थी और उस पीआईएल पर आज सुनवाई। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति खंडपीठ की सुनवाई करेंगे। विपक्ष ने सरकार गठन को लेकर चुनौती दी है, कहा है जनहित याचिका दायर की थी, प्रक्रिया पालन नहीं करने का इस याचिका में आरोप लगाया गया है। कहा है कि सरकार गठन के लिए बड़ी पार्टी को राज्यपाल ने न्योता नहीं दिया और आज इस पीआईएल पर सुनवाई होगी। एक अहम सुनवाई पटना हाईकोर्ट में। बिहार की नई सरकार के नए मंत्री आज से अपना कार्यभार संभालेंगे। सुशील मोदी सुबह 11 बजे वित्त विभाग का पदभार संभालेंगे, जबकि विनोद नारायण झा दोपहर 12 बजे पीएचईडी विभाग के दफ्तर में कार्य की शुरुआत करेंगे। रामनारायण मंडल 11:30 बजे अपने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पदभार संभालेंगे। मंगल पांडे, सुरेश शर्मा समेत तमाम मंत्री अपने अपने विभागों का कार्यभार आज से संभालेंगे। भुवनेश्वर में बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वाले लोगों में से अधिकतर किसान थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त किसान अपने धान के खेत में काम कर रहे थे। इस हादसे के बाद पूरे भुवनेश्वर में शोक का माहौल बना हुआ है। पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र के बरकत का अखाड़ा मोहल्ला स्थित एक चप्पल के कारखाने में भीषण आग लग गई। इस आग में लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। कारखाना मालिक और स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। अब तक आग के कारणों का कारण साफ नहीं हो पाए कि किस वजह से आग लगी है। और अब बात सियासत की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जब लखनऊ में पार्टी के एक यादव कार्यकर्ता के घर खाना खाने पहुंचे तो विपक्षी नाराज हो गए और आरोप लगाने लगे कि शाह यूपी में यादव वोट बैंक में घुसपैठ करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यूपी में अब नए मिशन पर शाह। दलितों के बाद अब यादव वोटरों पर निशाना। शाह का लखनऊ दौरा, एसपी में भगदड़। कभी दलितों के घर खाना खबरें बनती थी, लेकिन अमित शाह और उनकी टीम ने विमर्श बदल दिया। जब अमित शाह सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में सोनू यादव के घर खाना खाने पहुंचे तो फिर कैमरे में कैद खबरें शाह के नए मिशन के रूप में सामने आई। दलितों और गैर यादव पिछड़ों को साध चुके अमित शाह के लिए यादव कुनबे में घुसपैठ का
इससे अच्छा मौका कोई और हो ही नहीं सकता। और जैसे ही शाह लखनऊ पहुंचे, इसका असर भी दिखा। एसपी के 2 और बीएसपी के 1 विधान परिषद सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। ऐसा नहीं है कि ये भगदड़ सिर्फ पार्टी तक ही सीमित रही, इसका असर समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार पर भी दिखने लगा। अपने एमएलसी के इस्तीफे से अखिलेश नाराज दिखे तो चाचा शिवपाल ने उन्हें चेताते हुए बयान दिया। खबरें तो यहाँ तक आई कि शिवपाल जेडीयू का दामन थामकर पीछे रास्ते से बीजेपी के साथ हो सकते हैं। हालांकि शिवपाल अभी इस पर अपनी सफाई दे रहे हैं। ये सब प्रायोजित खबरें हैं जितनी भी चल रही हैं। हम अपने पूरे परिवार को फिर इकट्ठा करना चाहते हैं। ये तो मुझे किसी से बात ही नहीं हुई है हमारी, न मुझे कोई ऑफर मिला है। ये सब प्रायोजित खबरें हैं। सवाल है कि यूपी में अपार जीत के बाद भी बीजेपी को यूपी में इस तरह की जोड़तोड़ की जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि इसके कुछ तात्कालिक कारण हो सकते हैं, लेकिन पार्टी को मजबूत करने की शाह नीति के मुताबिक यूपी में भले ही बीजेपी गैर यादव पिछड़े और गैर जाट दलित वोट बैंक अपने नाम कर चुकी है, लेकिन यूपी की सियासत में दम रखने वाले इन दोनों दबंग वर्गों में आधार बनाना बीजेपी के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि बीजेपी के इस कदम से विरोधी खासे नाराज हैं। पूरा विपक्ष जेल में बंद किया गया था, उसकी आवाज को दबाया गया था, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ देश ने देख लिया है। तो भाजपा भी सुन ले कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए हो सकता है सत्ता का इस्तेमाल करके कहीं न कहीं कामयाब हो जाए, विपक्ष को सत्ता का लालच देकर तोड़ने में कामयाब हो जाए, लेकिन विपक्ष की आवाज चिंगारी बन चुकी। भारतीय जनता पार्टी अपने बल बूते पर अब विश्वास नहीं करती है, इसलिए एमएलए के पकड़ उद्योग में लग गई है, खरीद फरोख्त में लग गई है। बहरहाल नाराजगी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन मामला बिहार का हो या यूपी का, विपक्ष को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर उसके खेमे में लगातार सेंध क्यों लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वहीं गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जोड़तोड़ पर कांग्रेस ने ब्रेक लगाने की कोशिश की। हालांकि इस खेल में कांग्रेस अब खुद अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। अपने विधायकों को कांग्रेस ने सुरक्षित जगह पर भेज तो दिया, लेकिन अब पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। गुजरात में अपना घर बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने 44 विधायकों को बेंगलुरु में सुरक्षित रख तो दिया, लेकिन अब कांग्रेस अपने इस कदम को लेकर सवालों के घेरे में है। हालांकि एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को मीडिया के सामने लाकर इस फैसले को सही ठहराने की कोशिश की। जाए तो जाए कहां? शासन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी भाजपा का, आसपास के राज्यों में भी भाजपा का। लोकतंत्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए यहां पे आए। बीजेपी की चाल ये थी कि 22 एमएलए कांग्रेस के रिजाइन करें, 22 रिजाइन करें, उसके बाद हमारी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी कम कर दो कि चुनाव के काबिल ही ना रहे। कांग्रेस भले ही अपनी सफाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस छोड़ने वाले शंकर सिंह वाघेला के साथ ही बीजेपी भी कांग्रेस पर हमला बोल रही है। आरोप है कि जब बनासकांठा समेत पूरा गुजरात बाढ़ की आपदा से जूझ रहा है, तो ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विधायक 5 स्टार रिजॉर्ट्स में आराम फरमा रहे हैं। गुजरातनी जनता ऊपर जे वरसाद अने पूरनी जे आफत अने एवे वखते कांग्रेसना लोको रिसोर्टमां 5 स्टारमां राज्यसभा खाली एक सीट जीतवा माटे बेंगलोर बैठा छे। कांग्रेस के लोग तय करेंगे, वो अपने एमएलए जो है इनके ऊपर भरोसा होना चाहिए। और गुजरात में इतनी खराब स्थिति है, फ्लड इफेक्टेड एरिया के एमएलए भाग जाए तो लोग तो जवाब मांगेंगे ना पार्टी के पास, और एमएलए के पास भी तो अच्छा नहीं है जो हुआ है। सियासत के इस अनोखे खेल में सही और गलत का फैसला इतना आसान नहीं है। बहरहाल ये जानना जरूरी है कि आखिर कांग्रेस को अपने विधायकों को गुजरात की जगह बेंगलुरु क्यों शिफ्ट करना पड़ा। दरअसल बीजेपी की तोड़फोड़ के डर से कांग्रेस अपने विधायकों को सुरक्षा कवच के साथ रखना चाह रही थी, और इसके लिए कांग्रेस आला कमान को डीके ब्रदर्स मुफीद दिखे।
आपको बता दें कि डीके शिव कुमार और डीके सुरेश दोनों भाई कर्नाटक की सत्ता में बड़ा मुकाम रखते हैं। डीके शिव कुमार कर्नाटक सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, जबकि डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण सीट से सांसद हैं। जिस रिजॉर्ट में गुजरात कांग्रेस के विधायकों को रखा गया है वो सुरेश के संसदीय क्षेत्र में आता है। विधायकों को सुविधाएं देने के लिए डीके ब्रदर्स को ही चुना गया, क्योंकि कर्नाटक के धनी नेताओं में डीके ब्रदर्स नाम सबसे आगे है। गुजरात में कांग्रेस के 57 विधायक हैं, जिसमें से 6 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसमें 3 बीजेपी में शामिल हो गए। इसी टूट फूट के चलते कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव तक 44 विधायकों को कर्नाटक में शिफ्ट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।